जब हम कोई प्रॉपर्टी या मकान बेचते हैं और यदि उसमें कोई लाभ होता है तो उस लाभ को हम कैपिटल गेन कहते हैं। और कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए दो बिंदु पर ध्यान दिया जाता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विशन या कॉस्ट ऑफ इक्विशन क्या है और सेल कंसिडरेशन क्या है, यानी आपने कितने में खरीदी थी और उसको कितने में बेची, और यदि ये डिफरेंस पॉजिटिव में है तो उसको कहते हैं कैपिटल गेन। और उस पर नियमानुसार या तो अपने आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से या 12.5% या 20% के हिसाब से आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। यहाँ हमने देखा कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विशन या कॉस्ट ऑफ इक्विशन से जितना अधिक सेल कंसिडरेशन है उसका डिफरेंस को हम कैपिटल गेन बोलते हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा सुना है या सोचा है कि जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, तो कैलकुलेट करने के समय जो सेल कंसिडरेशन कंसिडर करते हैं वो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से अधिक होता है। यानी हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि आपने एक्चुअली प्रॉपर्टी को 50 लाख में बेची और जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए गए तो सेल कंसिडरेशन हमने आपका 60 लाख माना और उसके हिसाब से आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट किया और तदनुसार अकॉर्डिंगली आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ा। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बातों की, क्या ऐसा कभी होता है। एस्ट्रॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें और बताएं उसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी और इसके इम्प्रूवमेंट के लिए हमें और क्या करना चाहिए, ताकि हमें ये समझ में आ सके कि जो चीज़ें हम अपने व्यूअर्स को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसको कम्युनिकेट करने में हम कितने सक्षम हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं इसको सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। सामान्य तौर पे जब कैपिटल गेन हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला कॉस्ट ऑफ इक्विशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विशन और दूसरा सेल कंसिडरेशन। लेकिन एक तीसरा टर्म्स भी है, एक तीसरी ज़रूरतें भी होती हैं जिसको हम सर्किल रेट कहते हैं और इसकी भी ज़रूरत पड़ती है जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। तो इस पर आगे चर्चा करने के पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि सर्किल रेट आखिर होता क्या है। पहले ये जान लें कि सर्किल रेट को रेडी रेफरेंस रेट भी बोलते हैं या गाइडेंस वैल्यू भी बोलते हैं, और इस वीडियो में हम सर्किल रेट ही का ही रेफरेंस लेंगे। तो जनाब, सर्किल रेट वह रेट है जो राज्य सरकार तय करती है कि किसी प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम कितनी होनी चाहिए, और यदि किसी प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शंस होता है तो उससे जो तय रेट है, जो सर्किल रेट है, उससे कम रेट पे उस प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती। अब जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करने की बारी आती है तो दो परिस्थितियां हो सकती हैं कि एक्चुअल सेल कंसिडरेशन सर्किल रेट से या तो कम हो या सर्किल रेट से अधिक हो। यदि सर्किल रेट से अधिक है सेल कंसिडरेशन तो कोई इशू नहीं है, जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है उसी कंसिडरेशन को कैपिटल गेन कैलकुलेट करने में सेल कंसिडरेशन माना जाएगा, इसमें कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। लेकिन दूसरी परिस्थितियां जबकि एक्चुअल सेल कंसिडरेशन सर्किल रेट से कम हो, इस संबंध में फाइनेंस एक्ट 2020 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं और उस अमेंडमेंट के हिसाब से उन्होंने कहा है कि यदि एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और सर्किल रेट में डिफरेंस यदि 10% तक हो तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल सेल कंसिडरेशन को ही सेल कंसिडरेशन ट्रीट किया जाएगा और अकॉर्डिंगली उस पर कैपिटल गेन टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि ये डिफरेंस यानी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और सर्किल रेट में डिफरेंस यदि 10% से अधिक हो तो जो सर्किल रेट है उस रेट को सेल कंसिडरेशन माना जाएगा कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए। हालांकि ये आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको एक लाइव एग्जाम्पल के साथ बातें करेंगे जिससे आपको ये बातें स्पष्ट हो सके। हमने माना कि हमने एक प्रॉपर्टी बेची 1,50,00,000 में, और उस प्रॉपर्टी का जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी है उसके सर्किल रेट के हिसाब से उस प्रॉपर्टी की सर्किल रेट बनती है 1,60,00,000। अब इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से
यदि सर्किल रेट और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन में डिफरेंस 10% से कम है तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन को ट्रीट किया जाएगा कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट करने में। यहाँ हम देखते हैं कि 1,50,00,000 में हमने प्रॉपर्टी बेची, इसका 110% ये होता है 1,65,00,000 और सर्किल रेट उस एरिया का, उस प्रॉपर्टी का 1,60,00,000 है। इसका मतलब जो डिफरेंस है सर्किल रेट और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन में वो 10% से कम है। तो चूंकि ये 10% से कम है, इसलिए यदि इस केस में हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे हमें सेल कंसिडरेशन 1,50,00,000 यानी जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है उसी को मान के हम कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने माना कि हमने प्रॉपर्टी 50 लाख की बेची, लेकिन उस प्रॉपर्टी की सर्किल रेट उस एरिया के हिसाब से वो 60 लाख है। अब इनकम टैक्स के फाइनेंस एक्ट 2020 के प्रोविजंस के अमेंडमेंट के हिसाब से हमें ये देखना है कि एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और सर्किल रेट में 10% से अधिक का डिफरेंस है या 10% से कम का डिफरेंस है। तो यहाँ हम देखते हैं 50 लाख एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, इसका यदि 10% 110% करें ये 55 लाख होता है, जबकि सर्किल रेट 60 लाख है। इसका मतलब जो सेल कंसिडरेशन और सर्किल रेट का डिफरेंस है के बीच का डिफरेंस है वो 10% से अधिक है। और फाइनेंस एक्ट 2020 के अमेंडमेंट के प्रोविजंस के हिसाब से यदि ये डिफरेंस 10% से अधिक है तो जो सर्किल रेट होगा वो रेट को कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। और इस परिस्थिति, इस एग्जाम्पल में आपने प्रॉपर्टी तो बेची 50 लाख में, लेकिन कैपिटल गेन जब कैलकुलेट होगा तो सेल कंसिडरेशन माना जाएगा 60 लाख और अकॉर्डिंगली आपको जितना कैपिटल गेन बनता है उसके हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो जनाब ये तो प्रोविजंस हुए सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेलर ने बेचा 50 लाख में, लेकिन सेल कंसिडरेशन माना गया कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए 60 लाख। लेकिन जनाब जिस बायर ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस बायर ने 50 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन सरकार कहती है कि सर्किल रेट चूंकि 60 लाख है और सेलर को भी 60 लाख के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी और कैपिटल गेन कैलकुलेट किया गया है, इसलिए ये ट्रीट किया जाएगा कि उस बायर को 10 लाख रुपए का फायदा हुआ। अब चूंकि बायर ने 60 लाख की प्रॉपर्टी, जैसा कि सरकार ने सर्किल रेट के हिसाब से तय की है, 50 लाख में खरीदी, तो ये माना जाएगा कि बायर को 10 लाख यानी 60 लाख माइनस 50 लाख 10 लाख का इनकम होगा। और ये इनकम अदर सोर्स ऑफ इनकम में उस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में वो प्रॉपर्टी उन्होंने बाय की है, उसमें इसको ऐड करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली उनको उसके हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जनाब यहाँ देखें कि उसने बाय की 60 लाख की प्रॉपर्टी, 50 लाख में फ़ायदा बताया, नोशनल फ़ायदा 10 लाख, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। तो इसके लिए फिर ये कहा गया है कि वो बायर जब उस प्रॉपर्टी को सेल करता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विशन, जबकि एक्चुअली कॉस्ट ऑफ इक्विशन इनका 50 लाख का था, यानी आज खरीदी उसने तो आज 50 लाख, 5 साल के बाद बेची उसने, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इक्विशन तो 50 लाख ही था। लेकिन चूंकि 10 लाख का जो डिफरेंस था सर्किल रेट और एक्चुअल बाइंग रेट के हिसाब से, उसको इन्होंने इनकम में ऐड किया था। तो जब ये प्रॉपर्टी वो बेचेंगे तो उनका कॉस्ट ऑफ इक्विशन 50 लाख के बदले 60 लाख मानी जाएगी और उसके हिसाब से उनका उस समय जब वो प्रॉपर्टी बेचेंगे, जो आज का बायर है, उसका कैपिटल गेन टैक्स उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा और उस टाइम जो प्रोविजंस होंगे कैपिटल गेन टैक्स के रेट का, उसके हिसाब से उनको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी हमने बेची बेसिकली 50 लाख की, और जब कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट हुआ, यानी टैक्स जो पे करना पड़ेगा ये मान के टैक्स पे करना पड़ेगा कि उस प्रॉपर्टी को हमने 60 लाख रुपए में बेची है। तो जनाब ये जो 10% का डिफरेंस है बिटवीन सर्किल रेट और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, ये 2020 में आया था। उसके पहले ये डिफरेंस का जो थ्रेशोल्ड था वो 5% ही था। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूँ कि शायद ये एक्सप्लेनेशन को आप पूरी तरह समझ गए होंगे, और यदि इसके बावजूद भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है, कुछ लगता है कि मैं बहुत स्पष्ट नहीं कर सका, इसको कमेंट बॉक्स में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब प्रॉपरली दिया करूँगा।